लास्ट क्लास में कंपनी ऑडिट स्टार्ट किया था हम लोगों ने, ऑडिट एंड ऑडिटर्स भी इस चैप्टर को हम कह सकते हैं। एक बात जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी वो ये था कि इस चैप्टर में आप जितने भी कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस पढ़ेंगे उन सब का रिलेशन किससे होगा, ऑडिट से या ऑडिटर्स से। आप लोगों ने सबसे पहला सेक्शन जो प्रीवियस क्लास में कवर किया था वो था सेक्शन 141। 141 के 3 सब सेक्शंस पर हमने बात करी थी। सबसे पहला था सेक्शन 141 सब सेक्शन 1 जो आपको ये बता रहा था क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। अगर आप किसी ऑडिटर को अपॉइंट करना चाहते हैं तो एक ऑडिटर में कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ होंगी, कौन सी ऐसी क्वालिफिकेशंस होंगी जिसके बेस पर आप उसको अपॉइंट करेंगे। एक ऑडिटर की क्या क्वालिफिकेशन हो सकती है। तो अगर आपने कहा कि अगर आप किसी एक पर्सन को अपॉइंट कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल को अपॉइंट कर रहे हैं एज एन ऑडिटर, तो वो बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए और उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी पार्टनरशिप फर्म को अपॉइंट कर रहे हैं तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होनी चाहिए और उनके पास सीओबी होना चाहिए। अगर आप किसी पार्टनरशिप फर्म को अपॉइंट करते हैं तो पार्टनरशिप फर्म की अपॉइंटमेंट किसके नाम से होगी, पार्टनरशिप के नाम से होगी। समझ आई बात नहीं, किसी एक इंडिविजुअल पार्टनर के नाम से आप अपॉइंटमेंट उनको नहीं देंगे। अच्छा, सेक्शन 141 सब सेक्शन 2 क्या कहता है, if any partnership firm is appointed as an auditor of the firm, then only CA partners shall act and sign on behalf of the partnership firm। अगर आप किसको भैया किसी पार्टनरशिप फर्म को एज एन ऑडिटर अपॉइंट करते हैं तो जो पार्टनर सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और क्या नाम है जो पार्टनर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं वही पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पर एक्ट भी करेंगे और वही पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पर साइन भी करेंगे। समझ आई बात, ये नहीं आई। तो ये हमारा सेक्शन 141 का सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 हो गया था। फिर उसके बाद आपने जो सेक्शन पढ़ना शुरू किया वो था डिस्क्वालिफिकेशन का सेक्शन। किसका सेक्शन था, डिस्क्वालिफिकेशन का सेक्शन। और डिस्क्वालिफिकेशन के सेक्शन में आपने उनके बारे में पढ़ा कि अगर कोई बंदा एज एन ऑडिटर अपॉइंट नॉर्मली हो तो सकता है लेकिन फिर भी उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा किसी कंपनी के केस में ऑडिटर की तरह अपॉइंट करने के लिए। पहला, अगर वो एक बॉडी कॉर्पोरेट है। क्या है बेटा, बॉडी। आप किसी इंडिविजुअल को एज एन ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं, आप किसी पार्टनरशिप फर्म को एज एन ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन आप किसी बॉडी कॉर्पोरेट को जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है आप उसको एज एन ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकते। समझ में आती है बात या नहीं आती, एनी प्रॉब्लम इन दिस। लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट की इस डेफिनेशन के अंदर एलएलपी को इंक्लूड नहीं किया जाता। हालांकि एलएलपी अपने आप में एक बॉडी कॉर्पोरेट है लेकिन इस सेक्शन के पर्पज से एलएलपी को एक बॉडी कॉर्पोरेट नहीं माना जाता। तो अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अपनी फर्म को एज अ एलएलपी बनाया हुआ है तो उसको आप एज एन ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं। समझ में आई बात या नहीं आती। दूसरी चीज़ मतलब दूसरी ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आप, अच्छा इससे रिलेटेड कुछ नोट्स भी थे। मान लो आप एक कंपनी को यानी एक कंपनी को ऑडिटर अपॉइंट करना चाहते हैं तो एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर की तरह तो आप उसे अपॉइंट नहीं कर सकते। सेक्शन 141 सब सेक्शन 3 का क्लॉज ए मना करता है। लेकिन अगर आप उस कंपनी को अपना एक इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना चाहते हैं तो इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करने में कोई मसला नहीं है क्योंकि वहाँ पर इंडिपेंडेंसी की रिक्वायरमेंट नहीं। यहाँ तक कि इंटरनल ऑडिटर तो अक्सर अपने ही स्टाफ में से क्या कर लिया जाता है, अपॉइंट कर लिया जाता है। समझ में आई बात ये नहीं। अच्छा, आप दूसरा पॉइंट क्लॉज बी। क्लॉज बी क्या कहता है, क्लॉज बी कहता है कि आप अपने किसी ऑफिसर और अपने किसी एम्प्लॉय को क्या नहीं अपॉइंट कर सकते भाई, ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकते। अच्छा, आप अपने एम्प्लॉय और अपने ऑफिसर के पार्टनर और एम्प्लॉय को भी क्या नहीं कर सकते, ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकते। किसका, अपनी कंपनी का। समझ में आती है बात या नहीं आती। मैंने क्या कहा, हमारी कोई कंपनी है, कंपनी का ही कोई एम्प्लॉय है और कंपनी का ही कोई ऑफिसर है। आप कहें अपने ही ऑफिसर से, कहें अपने डायरेक्टर से कहो भाई हमारा ऑडिट कर दो, नहीं कर सकता। अपने ऑफिसर और अपने एम्प्लॉय को आप एज एन ऑडिटर अपॉइंट नहीं करवा सकते। लेकिन अगर आप ये सोचें यार मैं डायरेक्ट अपने ऑफिसर को, अपने एम्प्लॉय को तो हम ऑडिटर की तरह अपॉइंट नहीं कर पा रहे, हम अपने ऑफिसर या एम्प्लॉय से कहते हैं यार देखो तुम्हारा कोई पार्टनर होगा, उसकी सीए फर्म होगी, उसे अपॉइंट करवा दो, या तुम्हारा कोई एम्प्लॉय होगा उसे अपॉइंट करवा दो। समझ आई बात। तुम्हारा ही बंदा अगर ऑडिट कर देगा तो मज़ा आ जाएगा। तो लॉ कहता नहीं, आपकी कंपनी का अगर कोई ऑफिसर और एम्प्लॉय है
तो ना ही उसका कोई पार्टनर और ना ही उसका कोई एम्प्लॉय आपकी कंपनी का ऑडिट कर सकता है। समझ में आती है बात या नहीं आती? एनी प्रॉब्लम इन दिस? हाँ जी, डी पॉइंट हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। ये क्लॉज हम पूरी तरीके से कवर नहीं कर पाए थे पिछली क्लास में, और आज इस क्लॉज को हम पहले जो पिछली क्लास में पढ़ा था उसे रिवाइज करेंगे और फिर इस क्लॉज में फर्दर हम आगे बढ़ेंगे। ये क्लॉज में आपने पढ़ा था कि अगर किसी पर्सन ने, देखो पहले मैं आपको बताता हूँ इस क्लॉज को जो लिखा हुआ है वो किस तरह से लिखा हुआ है। सेक्शन 141 सब सेक्शन 3, अरे यही सेक्शन सब सेक्शन चल रहा है हमारा। क्लॉज ए में किसको, बॉडी कॉर्पोरेट को मना किया, एक्सक्लूडिंग एलएलपी। क्लॉज बी में किसको ऑडिटर अपॉइंट करने से मना किया बेटा, एनी ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। ठीक है, फिर उसके बाद क्लॉज सी में एनी पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ द ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, है ना। अच्छा, इसमें मैंने एक चीज़ आपको समझाई थी, दोबारा याद दिला दूँ। मान लो एक कंपनी है ए लिमिटेड, उस ए लिमिटेड का एक डायरेक्टर है मिस्टर एक्स, ये डायरेक्टर है। क्या आप एज अ डायरेक्टर अपनी ही कंपनी का ऑडिट कर सकते हैं? नहीं, यानी क्लॉज बी आपको डिस्क्वालीफाई कर देता है। आपका एक पार्टनर है मिस्टर वाई, क्या ये एज एन ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है? नहीं, क्लॉज सी इसको डिस्क्वालीफाई कर देता है। लेकिन ए लिमिटेड की एक होल्डिंग कंपनी है बी लिमिटेड, होल्डिंग मान लो या सब्सिडरी मान लो या एसोसिएट मान लो, कोई भी मान लो, है ना। क्या मिस्टर एक्स इसके ऑडिटर बन सकते हैं? बन सकते हैं। क्या मिस्टर वाई इसके ऑडिटर बन सकते हैं? बन सकते हैं, क्योंकि एम्प्लॉय और ऑफिसर को और पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ द ऑफिसर और एम्प्लॉय को सिर्फ किसके लिए डिस्क्वालीफाई किया गया है? उसी कंपनी के लिए डिस्क्वालीफाई किया गया, उसकी होल्डिंग सब्सिडरी या एसोसिएट के लिए डिस्क्वालीफाई नहीं किया। ये एक फ्लॉ है इस बात का, समझ आई बात ही नहीं। जल्द से जल्द इस चीज़ को ऐड करना चाहिए। अब हम बात करते हैं डी क्लॉज की, जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। डी क्लॉज में 3 सब क्लॉज हैं। क्या है बेटा? 3 सब क्लॉज। फिर उनको आप कैसे रीड करेंगे? सेक्शन 141 सब सेक्शन 3 क्लॉज डी सब क्लॉज 1, 2, 3। समझ में आई बात ही नहीं। तो सब क्लॉजेज लिखे होने से पहले लिखा हुआ है एनी पर्सन और एम्प्लॉय एनी पर्सन और हिज पार्टनर और हिज रिलेटिव। पहले तो कहा कि कोई इंसान, कोई पर्सन या फिर उसका पार्टनर या फिर उसका रिश्तेदार। समझ आती है बात या नहीं आती? गाना भी याद आया था आपको पिछली क्लास में रिश्तेदार से रिलेटेड। मैं भी चल रहा चल, हाँ जी। या तो कोई इंसान, कोई भी पर्सन, या फिर उसका पार्टनर या फिर उसका रिलेटिव। यहाँ से क्लॉज की शुरुआत हुई है। किसकी शुरुआत हुई है? अब वो पर्सन और उसका पार्टनर और उसका रिलेटिव 3 चीज़ें नहीं कर सकते। अगर उसने या उसके पार्टनर ने या उसके रिलेटिव ने, अगर वो 3 काम में से कोई भी एक काम कर दिया, तो वो या उसका रिलेटिव या उसका पार्टनर, तीनों में से क्या नहीं हो सकता भाई? एज एन ऑडिटर वो अपॉइंट नहीं हो सकते। अच्छा, ये क्या कर रहे हैं भाई? सब क्लॉज 1 आपको बता रहा है होल्डिंग एनी सिक्योरिटी और हैविंग इंटरेस्ट इन दी कंपनी। हाँ जी, क्या है भाई उनका? किसी तरीके का या तो उनके पास सिक्योरिटी है या इंटरेस्ट, मतलब मेरा या मेरे पार्टनर का या मेरे रिलेटिव का उसी कंपनी के अंदर किसी तरीके की कोई सिक्योरिटी होल्ड करके बैठा हुआ हूँ मैं, या फिर किसी तरीके का मेरा उस कंपनी में इंटरेस्ट है। देखो भाई, आप खुद बताओ,
आप ऐसे बंदे को एज एन ऑडिटर क्यों अपॉइंट नहीं करना चाहोगे? क्योंकि बायसनेस आ जाएगी ना। मैं ऐसी कंपनी का ऑडिट करने जा रहा हूँ, या तो उसमें मेरा या मेरे रिश्तेदार का या मेरे पार्टनर का क्या है, सिक्योरिटी है, कोई इंटरेस्ट है, इन्वेस्ट किया हुआ भाई हमने उस कंपनी में। समझ में आती है बात या नहीं आती? एनी प्रॉब्लम इन दिस? बताओ मुझे। तो बायसनेस आ जाएगी नहीं आ जाएगी? इंडिपेंडेंसी जो बेसिक प्रिंसिपल है ऑडिट का वो मिस हो जाएगा। अच्छा इतना ही नहीं, ना ही उस कंपनी में, ना ही उसकी होल्डिंग कंपनी में, ना ही उसकी सब्सिडरी कंपनी में, ना ही उसकी एसोसिएट में, हाँ जी, ना ही सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग। समझ में आती है बात या नहीं आती? एक तो ये बताया कि कौन सिक्योरिटी होल्ड नहीं कर सकता, और फिर ये बताया कि सिक्योरिटी आप होल्ड कहाँ नहीं कर सकते। सर सिक्योरिटी कितनी सिक्योरिटी? देखो ऐसा है, अगर मैं बात करूं अपनी, यानी मैं खुद एज एन ऑडिटर अपॉइंट होना चाहता हूँ, मैंने एक शेयर भी खरीद रखा है ना, मैं नहीं हो सकता अपॉइंट यार। समझ आई बात? मेरे पार्टनर ने अगर एक शेयर भी खरीदा हुआ है ना उस कंपनी में, उसकी होल्डिंग में, उसकी एसोसिएट में, ना मैं हो सकता ना मेरा पार्टनर हो सकता। समझ आई बात? ये नहीं आती। लेकिन जो रिश्तेदार होते हैं, रिश्तेदार तो पता है आपको क्या होते हैं। मान लो आप हैं, हाँ, रिश्तेदार जो काफ़ी भरोसे वाले लोग होते हैं, ठीक है ना। तो ये आप किसी के यहाँ ऑडिटर अपॉइंट हो गए, अब आपके रिश्तेदारों को एकदम से क्या हुआ, हाँ जी, भरोसा जाग गया उनका। तो वो रिश्तेदार क्या करेंगे, उस कंपनी में सिक्योरिटी होल्ड कर लेंगे ताकि आप क्या हो जाओ, उस कंपनी से डिस्क्वालीफाई। समझ आई बात? ये नहीं। तो इसीलिए कंपनी लॉ ने रिश्तेदारों के लिए एक गुंजाइश बनाई। कंपनीज एक्ट तो खुद कहता है 1000 तक की सिक्योरिटी होल्ड कर सकते हैं, लेकिन कंपनीज एक्ट क्या कह देता है, और हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, यानी रूल्स इससे ज़्यादा हायर प्रिस्क्राइब अमाउंट भी बता सकता है। और रूल्स ने बताया 1 लाख। कितना बताया? यानी अगर रिश्तेदार के पास 1 लाख तक की नॉमिनल वैल्यू वाले, नॉमिनल वैल्यू बोला, अब सिक्योरिटी खरीदना 1 लाख की नॉमिनल वैल्यू वाली चीज़ शायद और महंगी मिलेगी। तो नॉमिनल वैल्यू अगर आपके पास 1 लाख तक की है, तो रिश्तेदार के पास है, तो आपको एज एन ऑडिटर डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। समझ आई बात है? और रिलेटिव की डेफिनेशन भी बताई, सिक्योरिटी की भी डेफिनेशन बताई और रिलेटिव की भी डेफिनेशन बढ़ाई। हाँ वो तो बात की बात है ना। पहले सिक्योरिटी की बात बताई, सिक्योरिटी 277 से पूछ लो, रिलेटिव 281 से पूछ लो। रिलेटिव तो बाद में बताया, उसके लिमिट के बाद में बताया था रिलेटिव क्लास। अरे बाद में भी कर लेंगे डिस्कस, उसका कोई मसला नहीं है। रिलेटिव तो रिलेटिव ही है ना। पहले रिलेटिव समझ लेते हैं, रिलेटिव कौन कौन है। जैसे मिस्टर एक्स है तो उनकी स्पाउस, 2 ऊपर फादर एंड मदर, सन और डॉटर। सिस्टर, ब्रदर। यार वो मैं ब्रदर लिख रहा था उधर, फिर मैंने देखा लड़के इधर की तरफ है। ठीक है जी, फादर मदर सन डॉटर ब्रदर सिस्टर। अच्छा अब अगर जैसे ब्रदर के साथ कौन है भाई, भाभी, भाभी को रिलेटिव की डेफिनेशन में नहीं कंसिडर किया जाता। बेटा आ जाता है, हाँ जी। सिस्टर्स हस्बैंड आया हुआ है केस स्टडी के अंदर, क्या वो रिलेटिव की डेफिनेशन में होंगे? नहीं। तो अगर वो रिलेटिव की डेफिनेशन में नहीं है आपके जीजू, तो वो सिक्योरिटी होल्ड कर सकते हैं कितने भी अमाउंट की, ठीक है ना। अब आते हैं भाई आपके सन, इनके साथ होती है भाई सन की वाइफ, बहू आपकी, वो आपकी रिलेटिव की डेफिनेशन में आती हैं। हाँ जी, डॉटर यानी आपके दामाद जी,
ये भी रिलेटिव की डेफिनेशन में आते हैं। समझ में आती है बात या नहीं आती? अब ये तो होगा इनके साथ इनके जोड़े। अब आ जाते हैं स्टेप्स पे। इसको देख, मैं बोलूँगा ही नहीं। इसको देख मैं बोलूँगा ही नहीं। एक बात बताओ, कुछ बोलने ही नहीं। जैसे आपका स्टेप है, हाँ उसकी जो वाइफ है वो हाँ, वो भी आएगी। वो भी आएगी, और डॉटर तो होगी। डॉटर की स्टेप स्टेप डॉटर नहीं आएगी रिलेटिव की डेफिनेशन में। नहीं है तो भाई क्या करें? अच्छी बात है, अगर हम उससे बहुत शेयर करें। मदर में होंगे तो वो तो अपने आप ही आ जाएगी। हाँ, फादर की तो वाइफ उनकी मदर ही होंगी। ठीक है भाई, ये हो गई आपकी रिलेटिव की डेफिनेशन इस पर्पज से। पर वैसे कोई फायदा है? हैं? हाँ, ऐसे तो एक फायदा है, मतलब उसके नाम पर वो उठा सारी सिक्योरिटी। इधर आ जाओ यार, अच्छी बात है भाई। नहीं आ रही तो वही तो फायदा है ना, सारी सिक्योरिटी ले तू। क्या हो गया है? हर जगह फेमिनिज्म क्यों जाग जाता तुम्हारा लोगों का? तुम्हारा तो जागना भी नहीं चाहिए, ये तो सच है। तुम्हें तो अपना एक्टिविस्ट बनो हमारी ना। भाषा यही कह रही थी हाँ बताओ। कि इसको क्यों ले लिया बेचारे। मतलब गलत है। हाँ हाँ भाई, बहुत गलत अरे है फायदे का भाई। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं कहता हूँ बेटे को भी निकालो बाहर, सारी सिक्योरिटी होल्ड कर लूँगा ले बे। चलो जी, अब सब क्लॉज 2 की बात करते हैं। अच्छा, ये पॉइंट और पढ़ लो। ये कहते हैं इफ एनी ऑफ द रिलेटिव एक्वायर सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द कंपनी एक्सीडिंग द लिमिट, यानी मान लो कोई आपका जो भी अभी रिलेटिव की डेफिनेशन में आया था, अगर एक्वायर कर लेता है इंटरेस्ट या सिक्योरिटी किसी कंपनी में, तो भैया ऑडिटर को 60 दिन का पीरियड दिया जाता है कि आप अपने रिलेटिव से वो लिमिट मेंटेन करवाइए प्लीज़। अगर आप ये काम कर लेते हैं 60 दिन के अंदर अंदर, तो आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। अदरवाइज सेक्शन 141 सब सेक्शन 1 आपको हाथ पकड़ेगा और बाहर फेंक देगा। सेक्शन 141 सब सेक्शन 1 क्या कहता है? 4 सेक्शन 141 सब सेक्शन 4। देखो, सब सेक्शन 3 आपको ऑडिटर बनने ही नहीं दे रहा था, लेकिन आप जब ऑडिटर बने तो सब सेक्शन 3 आपको तब रोक नहीं पाया। लेकिन अब जब आप ऑडिटर बने तो सब सेक्शन 3 की डिस्क्वालिफिकेशन आपको अट्रैक्ट कर गई। लेकिन अब तो आप आ चुके, ऑडिटर बन चुके, तो अब सब सेक्शन 3 तो कुछ कर नहीं पाएगा। तो सब सेक्शन 4 कहता है कि अगर अपॉइंट होने के बाद डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट कर गई तो सब सेक्शन 4 कहता अब निकलो यहाँ से। समझ में आई बात या नहीं? सब सेक्शन 3 आपको कहता है ऑडिटर अपॉइंट होने से पहले ये सब कुछ देखो, लेकिन आप ऑडिटर बन गए तब कुछ नहीं था। लेकिन सब सेक्शन 4 कहता है कि अगर आप एक बार ऑडिटर बन गए और सब सेक्शन 3 की डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट कर गई तो सब सेक्शन 4 कहता है अब बाहर जाओ आप यहाँ से। समझ आई बात या नहीं? और ऑफिस जो है ऑडिटर का वो क्या हो जाएगा? वेकेट हो जाएगा। और उस वैकेंसी को हम कहते हैं कैजुअल वैकेंसी। क्या कहते हैं बेटा? कैजुअल वैकेंसी। समझ में आती है बात या नहीं आती? अभी तक आपको क्या पढ़ाया जा रहा है? सब सेक्शन 141 का कि कौन ऑडिटर क्वालिफाइड है। सब सेक्शन 2, अगर पार्टनरशिप फर्म आ रही है तो ओनली सीए पार्टनर शैल एक्ट एंड साइन ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। सब सेक्शन 3 कहता है कौन डिस्क्वालीफाई है। सब सेक्शन 4 कहता है अगर डिस्क्वालीफाई है, वो ऑडिटर अपॉइंट होते वक्त नहीं था, बाद में अगर डिस्क्वालीफाई हो गया, सब सेक्शन 4 कहता है अब आपको अपना ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा। समझ में आती है बात या नहीं आती? बहरहाल फिलहाल अभी हम कहाँ पढ़ रहे थे बेटा? सब सेक्शन 3 का क्लॉज डी और क्लॉज डी का सब क्लॉज 1 आपने पढ़ा है। अब आप आ जाते हैं सब क्लॉज 2 पे। ये केस स्टडीज आप पढ़ लीजिएगा बेटा, चाहिए तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, आप ये देख लीजिए। ए लिमिटेड है, प्रपोज डायरेक्टर है, प्रपोज ऑडिटर है मिस्टर एक्स, और मिस्टर वाई जो हैं उनके पास एक इक्विटी शेयर है बस, किसका? बी लिमिटेड का। और बी लिमिटेड क्या है? सब्सिडरी कंपनी ए लिमिटेड की। अच्छा, ये जो क्लॉज है ये सारी तरीके की कंपनी को मना कर रहा था। पहली बात तो मिस्टर एक्स नहीं है ये बंदा, कौन है? मिस्टर वाई। और मिस्टर वाई के पास पहली बात ए लिमिटेड की सिक्योरिटी नहीं है, किसकी है? बी लिमिटेड की। तो ज़रा आप ये देखिए, मिस्टर वाई है कौन? मिस्टर वाई एक्स का पार्टनर है। कौन है बेटा? एक्स का पार्टनर है। अब ये केस ए कहते हैं, क्या आप एक्स वाई एन कंपनी को अपना ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं? एक्स वाई एन कंपनी को। तो सवाल ये उठता है कि एक्स वाई एन कंपनी में एक पार्टनर के पास, एक बंदे के पास आपकी सब्सिडरी कंपनी की एक सिक्योरिटी है,
तो कौन बंदा नहीं होना चाहिए? पार्टनर नहीं होना चाहिए, और उसके पास मेरी कंपनी की, मेरी सब्सिडरी कंपनी की, मेरी होल्डिंग कंपनी की, मेरी एसोसिएट कंपनी की, या मेरी होल्डिंग की सब्सिडरी कंपनी की कोई सिक्योरिटी, एक भी सिक्योरिटी नहीं होना चाहिए, नहीं हो सकता। सर मिस्टर एक्स अपॉइंट होना चाहता है, लेकिन शेयर तो किसके पास है? मिस्टर वाई के पास है। अरे तो मिस्टर वाई है कौन? मिस्टर एक्स का पार्टनर है। तो दोनों ही सिचुएशन में दोनों में से कोई भी अपॉइंट नहीं हो सकता। यानी इसे कौन डिस्क्वालीफाई कर रहा है? सेक्शन 141 का सबसेक्शन 3 क्लॉज डी का सब क्लॉज 1। बात समझ में आई या नहीं? एनी प्रॉब्लम इन दिस? केस स्टडी 4, यहाँ जीजू हैं, देखो भाई जीजू डेफिनेशन में नहीं आते रिलेटिव की। अब उनके पास 1 लाख शेयर हो या 1 लाख से ज़्यादा शेयर हो, क्योंकि जीजू जो है वो डेफिनेशन में कवर नहीं है। वो कितनी भी सिक्योरिटी होल्ड कर सकते हैं, आप हाँ जी डिस्क्वालीफाई नहीं हो। तो यहाँ ऐसे जीजू लिखा हुआ नहीं आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना? बहन भैया बहुत सारी केस स्टडीज हैं भाई, आप ये नोट्स देख लीजिएगा, ठीक है ना? यूट्यूब पे मैं इसका लिंक ही डाल दूंगा, है ना, ताकि मिल जाए आराम से। हाँ जी, अब हम बात करते हैं क्लॉज डी के 3rd पॉइंट पर आ गया मैं, 2nd पॉइंट ऊपर रह गया क्या? हाँ ये रहा। देखना भाई, ये क्लॉज 2 कहाँ से शुरू हो रहा है? इज इन इंडेटनेस। ये कैसी इंग्लिश है भाई, अजीब ही। भाई मैंने क्या कहा, शुरुआत जो क्लॉज डी की थी वो कैसे थी? अ पर्सन और हिज रिलेटिव और हिज पार्टनर, आप उसे मत भूलिए। फिर उसके बाद सब क्लॉजेस आ रहे हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी अ पर्सन और हिज पार्टनर और हिज रिलेटिव। इन तीनों में से कोई भी क्या नहीं होना चाहिए? इंडेटनेस, इज इन इंडेटनेस, कर्जे में नहीं होना चाहिए। किसके कर्जे में नहीं होना चाहिए? जिस कंपनी का आप ऑडिटर अपॉइंट हो रहे हैं ना, उस कंपनी के कर्जे तले आप लोग नहीं दबे होने चाहिए। ना ही उस कंपनी के कर्जे में होने चाहिए, ना उस कंपनी की होल्डिंग के, ना उसकी सब्सिडरी की है, ना उसके एसोसिएट के, ना उसकी होल्डिंग की सब्सिडरी के। अगर आप लोग कर्जे में हुए तो आप लोग बायस्ड हो जाएंगे। कंपनी के डायरेक्टर्स आपसे मन मर्जी चाहे मुताबिक काम करवाएंगे, इंडिपेंडेंसी का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो मिस हो जाएगा। सर कितना कर्जा? कितना कर्जा? लॉ कहता है फॉर सच अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। कंपनीज एक्ट तो कह देता है एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, लेकिन इस बात को प्रिस्क्राइब कौन करते हैं? कंपनी रूल्स। कौन प्रिस्क्राइब करते हैं? और कंपनी रूल्स कहते हैं कि आपके ऊपर कर्जा 5 लाख से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। यानी 5 लाख तक का कर्जा आप ले सकते हैं। वर्ड लिखा हुआ एक्सीडिंग। कितना लिखा बेटा? एक्सीडिंग 5 लाख। एक्सीडिंग 5 लाख यानी 5 लाख तक का कर्जा आप पर भी हो सकता है, आपके रिलेटिव पे भी हो सकता है, और आपके पार्टनर पे भी हो सकता है। अगर इतना कर्जा है तो कोई मसला नहीं। इससे ऊपर अगर कर्जा हुआ तो फिर आप लोग या आपका पार्टनर या आपका रिलेटिव एज एन ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते, ना उस कंपनी में, ना उसकी होल्डिंग कंपनी में, ना ही उसकी सब्सिडरी कंपनी में, ना ही उसकी एसोसिएट में, ना उसकी होल्डिंग की सब्सिडरी में। समझ में आती है बात? ये नहीं आती? तो इसका मतलब मैं इस सब क्लॉज को कैसे पढ़ूंगा? एनी पर्सन और हिज पार्टनर और हिज रिलेटिव इज इन इंडेटनेस। वो बंदा क्या है बेटा? इंडेटनेस, कर्जे में है। किसके कर्जे में? ऑफ द कंपनी और इज होल्डिंग और इट्स होल्डिंग और इट्स सब्सिडरी और इट्स एसोसिएट और इट्स और सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी फॉर द अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। और प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट कितना है बेटा? एक्सीडिंग 5 लाख। समझ में आती है बात? ये नहीं आती? केस स्टडी आती है इसको, समझे कि नहीं समझे? बताओ बच्चे मुझे। हाँ चलो, अब इसकी एक केस स्टडी देख लीजिए आप। कंपनी है ए लिमिटेड, ऑडिटर कौन है? XYZN कंपनी का। हाँ जी, प्रपोज्ड ऑडिटर कौन है भाई? XYZN कंपनी। 3 पार्टनर हैं उसमें, XYZ, और तीनों के पास CA भी है और COP भी है उनके पास, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी है। अब X जो है ना वो कर्जे में है, कितने का?
6 लाख रुपए, ए लिमिटेड। क्या XYZ कंपनी को अपॉइंट किया जा सकता है? नहीं, डिस्क्वालीफाइड है। यहाँ कौन सा सेक्शन मना कर रहा है आपको? सेक्शन 141 सब सेक्शन 3 क्लॉज डी सब क्लॉज 2 केस स्टडी 2। What will be your answer in above case study if indebtedness of X is ₹5 लाख? अगर ये कर्जा 5 लाख होता फिर तो आप अपॉइंट हो सकते थे, 5 लाख से एक्सीड नहीं होना चाहिए। What will be your answer in the above case study 1 if indebtedness of X is in B limited? यानी A लिमिटेड में कर्जा नहीं है आपका, उसकी होल्डिंग कंपनी में। भैया आप भी तब भी नहीं हो सकते, ना उस कंपनी में कर्जा हो, ना उसकी होल्डिंग, ना एसोसिएट, ना सब्सिडरी। समझ आती है बात? ये नहीं। केस स्टडी 4 देखो, 1/4/2015 मिस्टर एक्स कर्जे में था ए लिमिटेड के 6 लाख में। समझ आई बात? ये नहीं आई। तो आपको जो ऑडिट करना है वो कौन से फाइनेंशियल ईयर का करना है? 15-16 का। कब का करना है भाई? भाई ऑडिटर को साल की शुरुआत में ही थोड़ी अपॉइंट करते हैं। ऐसा भी हो सकता है साल एंड होने के बाद ऑडिटर को अपॉइंट किया जाए, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट तो अगले साल जानी होती है ना। तो मान लो इन्होंने क्या किया, 10 तारीख 8वां महीना 2015 यानी 4 महीने बाद मिस्टर एक्स ने 3 लाख रुपए की पेमेंट कर दी। क्या कर दी? 3 लाख रुपए की पेमेंट। तो यानी अब इसके ऊपर कितना कर्जा रह गया? ओनली 3 लाख। तो आप मुझे बताओ क्या अब और इसको एज एन ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं? ये कर सकते हैं, क्योंकि जो इंडेटनेस है वो 6 लाख 5 लाख से कम चलेगी। इसी तरीके की केस स्टडीज हैं। चलिए अब हम आ जाते हैं क्लॉज डी पे ही। अभी हम बस क्लॉज डी का अब हमें क्या पढ़ना है? सब क्लॉज 3 क्या पढ़ना है? फिर दोबारा से मैं कहूँगा आप दोबारा वहीं चले जाइए। एनी पर्सन और हिज पार्टनर और हिज रिलेटिव हैज़ प्रोवाइडेड एनी सिक्योरिटी और गारंटी। होता नहीं है, हम अक्सर दूसरों की कर्ज की क्या ले लेते हैं? गारंटी ले लेते हैं। हाँ, पड़ी हुई ले लेते हैं। एग्जैक्टली। ABC लिमिटेड है, ABC लिमिटेड के कर्जे में मिस्टर ए है, ये आदमी है इनके इंडेटनेस। अब ये आदमी ना ही आपका रिलेटिव की डेफिनेशन में आता है और ना ही ये आदमी आपके पार्टनर की डेफिनेशन में आता है। तो आप हैं मिस्टर बी, क्या आप इस कंपनी के ऑडिटर अपॉइंट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं यार। मेरा रिश्तेदार कर्जे में नहीं होना चाहिए, मेरा पार्टनर कर्जे में नहीं होना चाहिए, तो मैं ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता ना। अब ये जो मिस्टर ए है, ये मिस्टर ए ना मेरा रिश्तेदार है ना मेरा पार्टनर है, तो फिर तो मैं एज एन ऑडिटर अपॉइंट हो सकता हूँ, क्योंकि मैंने तो कर्जा नहीं लिया हुआ, इस बंदे ने कर्जा लिया हुआ। लेकिन आपने क्या किया हुआ है? आपने इस बंदे की गारंटी ले रखी है। क्या ले रखी है भाई? गारंटी। कंपनी से कह रखा है अगर ये तुम्हें पैसे ना दे तो मैं आपको इसके बदले पैसे दूंगा। यानी आप कौन बने हुए हैं बेटा इसमें? गारंटर। कौन बने हुए हैं? गारंटर। तो भले से जिसने आपसे कर्जा लिया हुआ है, मतलब जिसने कंपनी से कर्जा लिया हुआ है, वो कौन नहीं है? वो आपका रिश्तेदार नहीं है, वो आपका पार्टनर नहीं, लेकिन स्टिल आपने उस पर्सन की क्या दे रखी है? कंपनी को गारंटी। तो स्टिल आपकी जो डिसीजन मेकिंग है उस पर इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता? हाँ जी, उस पर इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता? तो भी आपको एज एन ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया जा सकता। अब आप पढ़ सकते हैं। हाँ जी, द पर्सन और हिज रिलेटिव और हिज पार्टनर हैज़ प्रोवाइडेड एनी सिक्योरिटी और गारंटी इन कनेक्शन विद इंडेटनेस ऑफ अ थर्ड पर्सन। आपने किसी थर्ड पर्सन की इंडेटनेस के कनेक्शन में क्या प्रोवाइड की गई है? सिक्योरिटी या गारंटी प्रोवाइड की है। तो आपको इस चीज़ की चिंता होगी कि मैंने इस पर्सन की गारंटी ले रखी है। समझ आई बात? या नहीं आती? अब आपने वो गारंटी उस कंपनी को, उसकी होल्डिंग को, उसकी सब्सिडरी को, उसकी एसोसिएट को या उसकी सब्सिडरी, उसकी होल्डिंग की सब्सिडरी को दी है, तो भी आप क्या नहीं हो सकते भाई? एज एन ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते। और कितने अमाउंट तक की गारंटी? 1 लाख तक के अमाउंट तक की गारंटी, यानी 1 लाख से ऊपर के अमाउंट की आपने गारंटी दे रखी है, तो आपको एज एन ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया जा सकता। अच्छा, गारंटी देने वाले आप ही नहीं, आपका रिलेटिव या आपका पार्टनर भी होगा, तो भी आपको एज एन ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया जा सकता। बात समझ में आती है या नहीं आती?
एनी प्रॉब्लम इन दिस? मैं सर इसको ना लिखना चाहता हूँ। लिखो भाई, कौन मना कर रहा है? हाँ जी, कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज डी। ठीक है जी। एनी पर्सन or his relative or his partner having any security or interest in the company or its holding or its subsidiary हाँ जी, or its associate or its सॉरी इट्स नहीं आएगा ना, और सब्सिडरी अब ये चीज़ मैं दोबारा बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है ना। सब क्लॉज 2 क्या कहता है? इज इन इंडेटनेस, ठीक है ना। और थर्ड पॉइंट क्या कहता है? हैज़ गिवन सिक्योरिटी और गारंटी इन कनेक्शन विद indebtedness of any third party of the company। यही सब दोबारा शुरू हो जाएगा। अजय यहाँ पर रिलेटिव के लिए लिमिट कितनी है भाई? लिमिट 1 लाख, 1 लाख तक की सिक्योरिटी होल्ड कर सकता है। इंडेटनेस के लिए 5 लाख तक की है, और गारंटी की लिमिट भी 1 लाख तक की है, ठीक है जी। तो ये आपका जो क्लॉज डी है वो पूरा हो गया। समझ आई बात? ये नहीं, क्लॉज ए बॉडी कॉर्पोरेट को अपॉइंट करने से मना कर रहा था, क्लॉज बी अपने खुद के एम्प्लॉय और ऑफिसर को अपॉइंट करने से मना कर रहा था, क्लॉज सी ऑफिसर या एम्प्लॉय के पार्टनर और एम्प्लॉय को अपॉइंट करने से मना कर रहा था, और क्लॉज डी कह रहा था अगर कोई बंदा या उसका पार्टनर या उसका रिलेटिव सिक्योरिटी होल्ड करता है, कर्ज में है, कर्जे में है, या किसी के कर्जे की गारंटी दे के बैठा हुआ है। समझ में आती है बात? उसकी उस कंपनी में, उसकी होल्डिंग में, उसकी सब्सिडरी में, उसकी एसोसिएट में, या उसकी होल्डिंग की सब्सिडरी में। समझ आई बात या नहीं आती? जाग जाओ जवाब दो। समझे कि नहीं समझे? चलिए अब हम क्लॉज ई पर आ जाते हैं। क्लॉज ई पर आ जाते हैं, EFGHI अभी बचे हुए हैं ये। समझ आई बात? ही नहीं। अब क्लॉज ई पर आ, डिस्क्वालिफिकेशन सबसे बड़ा सेक्शन है, सब सेक्शन 3। मैं सेक्शन की बात नहीं कर रहा, सब सेक्शन की बात कर रहा हूँ। सेक्शन तो 141 है, समझ में आई बात? ये नहीं, ये सब सेक्शन 3 चल रहा है अभी तक। सब सेक्शन सबसे बड़ा ये। बाकी अगर सेक्शन की बात करेंगे तो सेक्शन 143 बहुत बड़ा है, ठीक है ना। चलो अब हम आते हैं क्लॉज ई के ऊपर। किसके ऊपर आते हैं? ये कहते हैं अगर किसी पर्सन का या किसी फर्म का कंपनी के साथ किसी तरह का बिजनेस रिलेशनशिप है। क्या है बेटा? बिजनेस रिलेशनशिप। देखो मुझे एक बात बताओ, अगर आपका उस कंपनी से किसी तरीके का नाता, एक बिजनेस रिलेशनशिप है, तो भी आप बायस हो सकते हो। क्या हो सकते हो? तो भी आप बायस हो सकते हो। अच्छा, सिर्फ उसी कंपनी से नहीं, उसकी होल्डिंग से, उसकी सब्सिडरी से, उसकी एसोसिएट से, और उसकी सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी
और यहाँ एक चीज जुड़ गई है बेटा, एसोसिएट कंपनी की सब्सिडरी। समझाता हूँ क्या मसला है। आप हैं ABC एंड कंपनी, आप एक पार्टनरशिप फर्म, आपको एज एन ऑडिटर अपॉइंट करने की बात होती है। कौन आपको अपॉइंट करना चाहता है? ए लिमिटेड। कौन अपॉइंट करना चाहता है? अब आप ए लिमिटेड से ऑडिटर अपॉइंट होना चाहते हैं, लेकिन आपका बी लिमिटेड से एक बिजनेस रिलेशनशिप है। क्या है बेटा? बिजनेस रिलेशनशिप। तो बी लिमिटेड कौन है? बी लिमिटेड है ए लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी। आप एज एन ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते। सर बी लिमिटेड से कोई लेना देना नहीं है, मेरा तो सी लिमिटेड से बिजनेस रिलेशनशिप है, तो आप तब भी ए लिमिटेड के ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि सी लिमिटेड आपकी क्या है? सब्सिडरी। सर आपका सी लिमिटेड से कोई लेना देना नहीं है, आपका डी लिमिटेड से लेना देना है, और आपके डी लिमिटेड से भी क्या है? बिजनेस रिलेशनशिप। और ये बिजनेस रिलेशनशिप आपके जिससे हैं वो ए लिमिटेड की एसोसिएट है। सर मेरा ना ए लिमिटेड की होल्डिंग से कोई रिलेशन है, बिजनेस रिलेशन, ना ही सी लिमिटेड से कोई बिजनेस रिलेशन है, ना ही उसकी एसोसिएट से कोई बिजनेस रिलेशनशिप। मेरा तो ई लिमिटेड और एफ लिमिटेड से बिजनेस का रिलेशनशिप है। पंगा ये है कि ई लिमिटेड जो है वो बी लिमिटेड की सब्सिडरी है, और एफ लिमिटेड जो है वो डी लिमिटेड की सब्सिडरी। यानी अगर मेरी कोई होल्डिंग की सब्सिडरी है तो मेरा उससे भी बिजनेस रिलेशन नहीं होना चाहिए, और अगर मेरी कोई एसोसिएट की क्या है भाई? सब्सिडरी, तो उससे भी कोई बिजनेस रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। वो तो यार सब्सिडरी भी लिखी देते, क्या हो जाता? अब भाई जो लिखा हुआ है वो तो मैं वही बताऊंगा, तो बस वो मानेंगे नहीं। समझ आई बात? ये नहीं, असल में ऐसा पंगा इसलिए डाला गया कि लोग क्या करते हैं, बहुत सारी कंपनीज बनाते हैं। क्या करते हैं? फेक कंपनीज बनाकर काम करते हैं। तो इस वजह से लॉ को इतना सख्त किया गया है। समझ आती है बात? ही नहीं, एक कंपनी का, मेरी पार्टनरशिप फर्म का किसी मेन कंपनी से बिजनेस रिलेशनशिप, समझ आई बात? या नहीं? तो वो कंपनी क्या करती है, मुझे अपॉइंट करना चाहती है ऑडिटर, तो उन्होंने क्या करा कि यार मैं तो ऑडिटर अपॉइंट ही नहीं कर सकते इन्हें, तो एक काम करते हैं अपनी सब्सिडरी बनाते हैं। अब बिजनेस टाई अप हमारी कंपनी से ना रखकर सब्सिडरी से करना शुरू करो। बस क्या है भाई, नाम ही तो चेंज करना है। समझ आई बात? ये नहीं, बिजनेस की सर्विसेज तो मेन कंपनी को ही मिल रही है, बस बिल किसके नाम पे कट रहा है? सब्सिडरी के नाम पे, या एसोसिएट के नाम पे, या होल्डिंग के नाम पे। समझ आई? बेवकूफ़ बनाने की स्कीमें शुरू हो जाती हैं। इस वजह से लॉ को इतना ज़्यादा जो है वो सख्त किया जाता है। समझ आई बात? या नहीं? एनी प्रॉब्लम इन दिस? हाँ, कहीं लूप होल्स रह जाते हैं। चलिए अब देखो मेरी बात सुनो, देखो मेरी बात सुनो। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ समझाऊंगा। यहाँ पर इन्होंने लिखा कि बिजनेस रिलेशनशिप ब्रैकेट में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और, अब इस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का क्या मतलब है पहले ये समझते हैं। यार डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहाँ लिख दिया इसने? आएगा बेटा, सब्र ये आ गया। मैं कह रहा हूँ ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ ये मसला क्या है। देखो आप एक चीज़ बताओ, अभी आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी होगी, एक कंपनी है ABCN कंपनी, आपके बिजनेस रिलेशनशिप ए लिमिटेड के साथ थे। किसके साथ थे? ए लिमिटेड के साथ थे। तो ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड बना दी अपनी सब्सिडरी और कहा यार एक काम करो, तुम मुझसे बिजनेस नहीं इनसे करो, मतलब नाम चेंज कर देते हैं, काम हम ही दोनों करेंगे, बस बिलिंग जो होगी वो बी लिमिटेड के नाम से होगी, वो हमारी ही क्या है? सब्सिडरी।
या सी लिमिटेड बना देते हैं हमारी क्या है एसोसिएट, डी लिमिटेड बना दें हमारी क्या है होल्डिंग। तो लॉ कहता है ना कि तुम्हारे साथ कोई बिजनेस रिलेशन हो सकते, ना तुम्हारी होल्डिंग के साथ, ना तुम्हारी सब्सिडरी के साथ, ना तुम्हारी कोई एसोसिएट के साथ। आया ना? तो लॉ इनको लेकर तो क्या हो गया, सब तो हो गया, लेकिन ये लोग भी बड़े कमीने हो सकते हैं। ये कहते हैं चलो आपके साथ पाबंदियाँ है ना, हमारे साथ थोड़ी है। समझ आई बात? ये नहीं आती। एक काम करते हैं, ABCN कंपनी का कोई एक बंदा अपने रिलेटिव से कहता है यार तुम करो इनसे बिजनेस। समझ आई बात? नहीं, मामला तुम्हारे साथ है ना, हमारे साथ थोड़ी है। हम इस काम को उल्टे सीधे तरीके से कर लेंगे। ABCN कंपनी का कोई पार्टनर क्या कहेगा कि यार एक काम करो तुम करो इनसे रिलेटिव ओ बिजनेस, किसी रिलेटिव से कहेगा। या फिर ABCN कंपनी का कोई एक बंदा, उसका क्या नाम है, Z लिमिटेड के अंदर 20% से ज़्यादा का शेयर है, यानी उस बंदे का किसी कंपनी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। वो कहेगा काम करो तुम हमारी कंपनी से मत करो, मेरी कंपनी से बिजनेस करो। समझ आई बात? ही नहीं। तो एक तरीके से क्या हो गया, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस करना हो गया। इसीलिए वहां पर बिजनेस रिलेशनशिप में क्या लिखा हुआ है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। समझ में आती है बात या नहीं आती? तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब क्या है, जरा आप यहां पर पढ़ सकते हैं। इफ एनी पर्सन इज अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ईदर हिमसेल्फ और थ्रू हिज पार्टनर और थ्रू हिज रिलेटिव और थ्रू एनी फॉर्म ऑफ एंटिटी इन विच सच पर्सन हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और कंट्रोल। समझ आई बात? अगर आप किसी पर्सन को ऑडिटर अपॉइंट करना चाहते हैं तो वो इनडायरेक्टली क्या काम कर सकता है, डायरेक्टली तो वो खुद है, या फिर वो अपने किसी पार्टनर से बात कर सकता है, या फिर वो अपने किसी रिलेटिव से वो काम करा सकता है, या फिर किसी उस ऐसी एंटिटी से वो काम करा सकता है जिसका उसके अंदर क्या है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। समझ आई बात? ये नहीं। लेकिन अगर आप किसी पार्टनरशिप फर्म को अपॉइंट कर रहे हो तो उस पार्टनरशिप फर्म का किसी एक बंदा या तो खुद आपके साथ बिजनेस रिलेशनशिप में है, या फिर उसका कोई पार्टनर, उसका कोई रिलेटिव, या फिर कोई ऐसी एंटिटी जिस एंटिटी के अंदर उस पार्टनर का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो। तो ले देकर बात वही हो गई जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि लॉ अगर दूसरी साइड स्ट्रांग हो जाए, दूसरी साइड सख्त हो जाए कि भाई आप इनके साथ घपलेबाजी कर सकते हो। समझ आई बात? ये नहीं है। लेकिन जो बंदा यानी जो ऑडिटर है उसके साथ तो आपने कुछ कंसिडर ही नहीं किया ना, वो दूसरी तरीके से कंपनी से क्या कर सकता है, बिजनेस रिलेशनशिप मेंटेन कर सकता है। तो वहां पर आपका लिखा हुआ लॉ बेकार हो जाएगा। इसीलिए लॉ ने क्या कहा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। समझ में आती है बात? ये नहीं आती? बताओ बच्चे मुझे। हाँ जी, क्या कह रहा हूं मैं आप लोगों से? अब पढ़िए। ये कहते हैं एनी पर्सन और फर्म हैविंग बिजनेस रिलेशनशिप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद द कंपनी और इट्स होल्डिंग और इट्स सब्सिडरी और इट्स एसोसिएट और इट्स सब्सिडरी ऑफ और सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग और एसोसिएट कंपनी। समझ आई बात? ये नहीं आती? एनी प्रॉब्लम इन दिस? वहाँ पर ग्रुप कंपनीज को कवर कर लिया और यहाँ पर ऑडिटर को डायरेक्ट और इनडायरेक्टली इन्होंने कवर कर लिया। लेकिन सर एक बात समझ में नहीं आई, बिजनेस रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? मतलब मुझे एक बात बताओ, मैं भाई साहब सेंसोडाइन का प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ, इन फ्यूचर अगर मुझे सेंसोडाइन अपनी कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट करना चाहे तो पहले क्या मुझे सेंसोडाइन खरीदना बंद करना पड़ेगा? बिजनेस रिलेशनशिप है भाई, मैं तो रेगुलर कस्टमर हूँगा। समझ आई बात? ही नहीं। अगर मुझे किसी दिन कोका कोला कहे कि भाई हमारी कंपनी को ऑडिट करो तो हम तो रोज़ पीते हैं, साला ये तो मामला ख़राब हो जाएगा। तो बिजनेस रिलेशनशिप की भी कोई डेफिनेशन होनी चाहिए ना। समझ में आती है बात? ये नहीं आती कि किस तरीके का बिजनेस रिलेशनशिप, भाई किस तरीके के बिजनेस रिलेशनशिप नहीं होने चाहिए या होना चाहिए। समझ आती है बात? ये नहीं आती? तो आप लोगों को जो ज़रूरत है वो किस चीज़ की डेफिनेशन की ज़रूरत है? बिजनेस रिलेशनशिप की डेफिनेशन की ज़रूरत है। समझ में आती है बात? ये नहीं आती? तो अब इन्होंने यहाँ पर बिजनेस रिलेशनशिप को समझाया। हाँ जी, एनी ट्रांजेक्शन एंटर्ड फॉर कमर्शियल पर्पस। वाह बेहतरीन। अबे भाई बिजनेस में सारी ट्रांजेक्शन कमर्शियल पर्पस से ही होती हैं, कौन सोशल पर्पस से बिजनेस करता है ना? जैसा कि हमने बताया आपको बहुत बार, पहले सेक्शन क्या करता है, बहुत बड़ा मुंह फाड़ता है, कहता सारी चीजें कवर हो जाए। पहले यही बोला, एनी ट्रांजेक्शन एंटर्ड फॉर कमर्शियल पर्पस। समझ आई बात?
कोई भी ट्रांजैक्शन जो कमर्शियल पर्पस से हो रही है वो बिजनेस रिलेशनशिप क्रिएट कर देगी। फिर तो भाई मेरा सेंसोडाइन का प्रोडक्ट परचेज करना और मेरा कोका कोला परचेज करना भी क्या हो जाएगा, बिजनेस रिलेशनशिप हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा एक्सेप्ट, ये दो चीज़ों को एक्सेप्शन में डाला गया। पहले एक साइड पढ़ते हैं, ये कहते हैं कमर्शियल ट्रांजैक्शन, मैं पहले राइट हैंड साइड पढ़ रहा हूँ। कमर्शियल ट्रांजैक्शन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस and incurred as an arm's length transaction and incurred as an arm's length transaction। हाँ, अब arm's length transaction क्या होती है? Without biasness। हाँ, arm's length transaction arm's length transaction का मतलब है विदाउट बायसनेस। ये ऐसी एप्लीकेशन वाला हमारे यहाँ पे यूज़ नहीं होती। हाँ जी, देखो भाई आर्म्स लेंथ इसलिए कहते हैं, ऊपर वाले ने आपको दोनों हाथ दिए तो बराबर दिए। समझ आई बात? ये नहीं, ऐसे नहीं एक हाथ बहुत बड़ा दे दिया और एक हाथ छोटा सा रह गया, समझे कि नहीं? यानी वहाँ पर कोई बायसनेस नहीं है ना, समझ में आती है बात? ये नहीं है, लेंथ की बात हो रही है, समझे कि नहीं समझे? आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन यानी विदाउट बायसनेस। क्या सोच के यूज़ करते हैं? अरे सुनो तो सही, अब आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन में क्या होता है? इधर देखो बेटा, इधर देखो। आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन क्या होती है? जैसे मान लीजिए अगर आप किसी से किसी भी चीज़ में डील कर रहे हैं, यानी जो उनकी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में वो दूसरे लोगों से ट्रांजैक्ट करते हैं, तो आपने भी उनसे उसी कोर्स ऑफ बिजनेस में सेम अमाउंट पर क्या किया है? ट्रांजैक्शन किया। यानी मुझे सेंसोडाइन जो है अपना प्रोडक्ट 25 रुपये वाला 20 में नहीं बेचता। समझ आई बात या नहीं आती? कोका कोला वाले मुझे अपनी 15 वाली वो बॉटल जो है वो 12 रुपये में नहीं दे रहा है। समझ आई बात या नहीं आती? 50 वाली चीज़ 35 में नहीं मिल रही। तो ये क्या है? ये आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन है, यानी वो आपको एक अपना रेगुलर कस्टमर कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर ऐसे इस सिचुएशन में बिजनेस रिलेशनशिप क्रिएट नहीं हो जाती। समझ आती है बात या नहीं आती? बताओ मुझे, आपको पहली बात समझ आती है नहीं आती? हाँ जी। अब देखो बेटा, आप लोगों को ना यहाँ पर एज अ चार्टेड अकाउंटेंट सोचना पड़ेगा। आप कौन है भाई? हाँ जी, आप चार्टेड अकाउंटेंट हैं। हाँ, और आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ बिजनेस रिलेशनशिप क्रिएट नहीं करने, अदरवाइज आप एज एन ऑडिटर वहाँ से क्या हो जाएंगे? डिस्क्वालीफाई। अब सुनो मेरी बात, अब यही पॉइंट मेरे दिमाग में एक बार मैं अपने सर से पूछता, मैंने कहा सर एक कंपनी है इंटेक कैपिटल, है ना, लिस्टेड कंपनी थी हमारा, इसका ऑडिट जो होता था ना, ये लिस्टेड कंपनी थी बाकायदा, इंटेक कैपिटल। बहुत सारी सब्सिडरीज थी इसकी, इन सब का सब्सिडरीज का भी ऑडिट होता था और इंटेक कैपिटल का भी ऑडिट होता था। समझ आई बात नहीं? ब्रोकिंग फर्म थी एक तरीके की। तो मैंने सर से पूछा, मैंने कहा सर ये जो इंटेक कैपिटल है, हम ना इस इंटेक कैपिटल की जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं हर महीने। क्या करते हैं? जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं, और फिर हम इसके ऑडिटर भी हैं। क्या है? तो हम इसको जो वो जीएसटी की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, रिटर्न फाइल करने की जो हम इसकी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और फिर इसके हम ऑडिटर भी हैं, तो हम डिस्क्वालीफाई नहीं हो जाते क्या? समझे? हम यार एज अ चार्टेड अकाउंटेंट इसको जीएसटी रिटर्न फाइल करने की सर्विसेज दे रहे हैं। समझ आई बात? ये नहीं आती? और फिर क्या नाम है, इसके ऑडिटर भी हैं, तो हम क्या एज एन ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया जाता? उसी वक्त हमने ये पढ़ा था नया नया। समझ आई? सेक्शन 141 सब सेक्शन 3 क्लॉज ई। तो मैंने बकायदा पूरा बताया सर को, सर कह रहे हैं बहुत बढ़िया, सारी चीज़ें याद, लेकिन वो सेक्शन दोबारा ढंग से पढ़ो। बिजनेस रिलेशनशिप का मीनिंग पढ़ो। हमने कहा यार ये क्या पढ़ें बिजनेस रिलेशन? इन्होंने कहा देखो, आपकी जो कमर्शियल ट्रांजैक्शन है ना, अगर वो एक तरह की क्या है? प्रोफेशनल सर्विस। क्या है? और उस प्रोफेशनल सर्विसेज को कंपनीज एक्ट भी परमिट करता है और चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट भी परमिट करता है। अगर वो सर्विसेज प्रोफेशनल सर्विस है और उसको कंपनीज एक्ट 2013 भी परमिट करता है और चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 भी क्या करता है? परमिट करता है, तो वो सर्विसेज देना
बिजनेस रिलेशनशिप क्रिएट नहीं करता। और ये जो जीएसटी प्रोवाइड करने वाली सर्विस है ना, ये उसी के अंदर आती है, क्योंकि ये सारी सर्विसेज प्रोफेशनल सर्विसेज हैं भाई। आप वरना तो हम क्लाइंट कैसे बनाएंगे? हम क्या सिर्फ अपने हर क्लाइंट का सिर्फ ऑडिट ही करें? अबे भाई, हमें उस क्लाइंट की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का भी काम करना है, हमें उसकी जीएसटी रिटर्न फाइल करने का भी काम करना है, हमें उसकी मीटिंग्स के मिनट्स बनाने का भी काम करना है। उस कंपनी के ऊपर ना जाने कितनी लीगल कंप्लायंसेस लग रही हैं, तो क्या वो हर लीगल कंप्लायंसेस के लिए क्या अलग अलग बंदा ढूंढता फिरेगा क्या? हम ही उसकी लीगल कंप्लायंसेस देखते हैं और हम ही उसका ऑडिट भी देखते हैं, क्योंकि हमारा लीगल कंप्लायंसेस की सर्विसेज उसे प्रोवाइड करना हमें डिस्क्वालीफाई नहीं करवाता, क्योंकि हमारी जो सर्विसेज उसे हैं वो ऐसी प्रोफेशनल सर्विसेज हैं जिसे कंपनीज एक्ट 2013 और चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट 1949 दोनों क्या करते हैं? परमिट करते हैं। समझ आई बात? ये नहीं होती। तो मैंने पहले आप लोगों को क्या कहा? मैंने क्या कहा कि पहले तो सारी कमर्शियल ट्रांजैक्शन आ गई और फिर दो तरीके की कमर्शियल ट्रांजैक्शन को हटा दिया गया। ऐसी कमर्शियल ट्रांजैक्शन जो प्रोफेशनल सर्विसेज हैं और ऐसी कमर्शियल ट्रांजैक्शन जो आर्म लेंथ प्राइस पर हो रही हैं, यानी नॉर्मल ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हो रही है। समझ में आई बात? ये नहीं आती। तो बिजनेस रिलेशनशिप वाला पॉइंट सब क्लॉजेज में तो डिवाइडेड नहीं था, लेकिन बिजनेस रिलेशनशिप वाले पॉइंट में आपने बहुत सी चीज़ों को समझा कि बिजनेस रिलेशनशिप किसके साथ क्रिएट नहीं हो सकता और बिजनेस रिलेशनशिप कौन क्रिएट नहीं कर सकता, और बिजनेस रिलेशनशिप क्या होता है। बात समझे कि नहीं समझे? एनी प्रॉब्लम इन दिस? नो प्रॉब्लम। बताओ जी, क्लॉज ई क्लियर है? चलिए, अब क्या बचा है? FGHI। फिलहाल उससे पहले केस स्टडी देख सकते हैं। कंपनी है ए लिमिटेड, मिस्टर एक्स कौन है? इसके टैक्स ऑडिटर। कौन है भाई? टैक्स ऑडिटर। टैक्स ऑडिटर का काम, ये टैक्स ऑडिटर की अपॉइंटमेंट किसके हिसाब से हुई है? इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से हुई। और यहाँ पर जो आप पढ़ रहे हैं वो कंपनीज एक्ट के हिसाब से एज ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर आप पढ़ रहे हैं। तो आपकी अपॉइंटमेंट टैक्स ऑडिटर की तरह हो चुकी है। तो यहाँ पर आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? आपका बिजनेस रिलेशन तो है, लेकिन आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? प्रोफेशनल सर्विस। तो आप देखिएगा, आप जिस चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म में जाकर काम करेंगे ना, तो एक आप एज एन ऑडिटर जब जाएंगे तो आप टैक्स ऑडिट का भी काम कर रहे होंगे और आप एक स्टैट ऑडिट का भी काम कर रहे होंगे। समझ में आई बात? या नहीं आती? क्योंकि टैक्स ऑडिटर डिस्क्वालीफाई नहीं होता। समझ आई बात? ये नहीं। केस स्टडी 2, इंटरनल ऑडिटर हैं आप। कौन है भाई? अब आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अब आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। लेकिन इंटरनल ऑडिटर को डिस्क्वालीफाई करने के लिए जो सेक्शन है वो ई नहीं है, वो कोई और सा है, पढ़ाऊंगा अभी बाद में जाके। समझ आती है बात? ये नहीं आती? इसको याद रखना है, इसकी स्टडी को। कंपनी है ए लिमिटेड, अपॉइंट किया जा रहा है XYZ कंपनी को। मिस्टर एक्स ने परचेज किए गुड्स ए लिमिटेड से ऑन कैश बेसिस 5 लाख, नॉर्मल सेलिंग प्राइस 5,50,000 था। आर्म लेंथ प्राइस है क्या? हाँ जी, आर्म लेंथ प्राइस है। अबे 5 लाख की, 5.5 लाख की चीज़ 5 लाख में खरीद लिया आपने, क्या आर्म लेंथ प्राइस है? अच्छा, पहले आप ऑडिटर अपॉइंट हो चुके हैं, क्या हो चुके हैं? और आपके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो गई। सेक्शन बताइए, सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज ई की डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो गई, लेकिन आप ऑडिटर अपॉइंट हो चुके हैं, तो सबसेक्शन 4 क्या कहेगा? निकल। समझ आई बात? नहीं, सबसेक्शन 4 की वजह से आपको क्या होना पड़ेगा? डिस्क्वालीफाई होना पड़ेगा। समझ में आती है बात? ये नहीं। और आपके ऑफिस में क्या क्रिएट हो जाएगी? कैजुअल वैकेंसी। क्या क्रिएट हो जाएगी बेटा? कैजुअल वैकेंसी। पढ़ लीजिए आप इसे, पढ़ लीजिए। बेटा लिखने का तरीका पता लगता है कि स्टडी पढ़ लो जरा। ठीक है, समझ में आ गई बात? एफ कहाँ गया पॉइंट? ये हाँ जी।
ए पॉइंट क्या था? ए पॉइंट जरा याद दिलाना मुझे, किसको डिस्क्वालीफाई किया था तुमने? बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट। बी में अपने डायरेक्टर एम्प्लॉय को, सी पॉइंट में डायरेक्टर के एम्प्लॉय या ऑफिसर, सॉरी ऑफिसर और एम्प्लॉय के पार्टनर या एम्प्लॉय, ये सी क्लॉज में डिस्क्वालीफाई किया। डी पॉइंट में हमने कहा कोई पर्सन, उसका पार्टनर या उसका रिलेटिव, उसके पास सिक्योरिटी ना हो, कर्जे में ना हो या कर्जे की गारंटी ना दी। मोटी मोटी बात कर लो, वो तो डीप में जाता होगा, समझ आई बात? ये नहीं। फिर ई पॉइंट में आए, आपका बिजनेस रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब आप एफ पॉइंट पर आ गए। एनी पर्सन, कोई रिलेटिव नहीं लिखा हुआ, सॉरी रिलेटिव के पढ़ो पढ़ो, अभी मैं गलत पॉइंट आ गया। एनी पर्सन हुज रिलेटिव इज ईदर डायरेक्टर और की मैनेजरियल पर्सनल। अब मुझे एक बात बताओ सर, ऐसे पर्सन को मना करा जिसका रिलेटिव ये ना हो, वो खुद हो सकता है क्या? अरे उसके लिए क्लॉज एफ की जरूरत थोड़ी है, वो तो ऊपर क्लॉज बी में मना हो चुका है। अगर वो खुद बंदा क्या हुआ, ऑफिसर या की मैनेजरियल पर्सनल हुआ, तो क्लॉज बी उसे मना कर देगा। लेकिन उस बंदे ने सोचा यार क्यों ना अपने रिश्तेदार को लेकर आया जाए। समझ आए बंद? किसे लेकर आया जाए? अपने रिश्तेदार को। क्योंकि याद करो, क्लॉज सी ने भी क्या कहा था? पार्टनर और एम्प्लॉई। आपके क्लॉज सी पॉइंट ने ये नहीं बोला था कि, जैसे यहां देखो मैं बताता हूं क्या कहना चाहूंगा। जैसे क्लॉज बी क्या मना कर रहा था? कह रहा था आपका ही ऑफिसर नहीं होना चाहिए और आपका ही, ये वो है ना जो आपने एग्जांपल में बताया था, वाइफ वाला उसकी, हाँ, ऑफिसर और एम्प्लॉय, इनको मना करा। सी पॉइंट में ऑफिसर और एम्प्लॉय के पार्टनर और एम्प्लॉय को मना करा। लेकिन ये ऑफिसर और एम्प्लॉय सोचे यार मेरा पार्टनर अपॉइंट नहीं हो सकता, मेरा एम्प्लॉय, पर मैं रिश्तेदार को ले आता हूं ना। समझ आई बात? ये नहीं आई? तो अब जरा देखो यहां पर क्या कहता है। कोई भी पर्सन जिसका रिलेटिव ऑर्गेनाइजेशन में क्या है? डायरेक्टर है या फिर कोई की मैनेजरियल पर्सनल है। यानी एक डायरेक्टर अपने रिश्तेदार को ऑडिटर बनाना चाहता है, तो आप उस एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचो, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। आपको बात अच्छे से क्लियर होगी। मैं किसी कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट होना चाहता हूँ, किसी कंपनी का, उसकी होल्डिंग उसकी सब्सिडरी का नहीं, मैं किसी कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट होना चाहता हूँ और मेरा कोई रिश्तेदार उसी कंपनी में या तो डायरेक्टर है या की मैनेजरियल पर्सनल है। की मैनेजरियल पर्सनल समझते हैं ना, इंपॉर्टेंट पर्सन, ऑफिसर लेवल का बंदा। इन्होंने बता भी रखा है कि एक मैनेजिंग डायरेक्टर, एक सीईओ, एक सीएफओ, एक होल टाइम डायरेक्टर, एक मैनेजर, एक कंपनी सेक्रेटरी, ये सब कौन होते हैं? की मैनेजरियल पर्सनल होते हैं। समझ में आती है बात या नहीं आती? आया ना? अगर मेरा कोई रिलेटिव उस कंपनी के अंदर ये सारी चीज़ें है, मैं उस कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट, लेकिन सिर्फ उसी कंपनी का, उसकी होल्डिंग कंपनी का वो नहीं होगा मामला। समझ आई बात ही नहीं? और यानी कि ये क्लॉज बी, क्लॉज सी और क्लॉज एफ में यही लूप होल है जो कि क्लॉज डी और क्लॉज ई कवर करके चलते हैं। समझ आई बात ये नहीं? क्लॉज डी और क्लॉज ई में तो सारी ग्रुप कंपनी को कवर कर रखा है, लेकिन क्लॉज बी सी एफ सिर्फ मेन कंपनी की बात कर रहा है। बट वो भी तो इंटरेस्ट और उसकी बात करता है ना, वो वाला। हाँ अगर इंटरेस्ट या वो नहीं है तो तभी उसमें तो लूप होल की, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बात समझ में आती है आप लोगों को? बताओ मुझे भाई, सिंपल सी बात है ना। यहाँ देखो सारा मसला इंडिपेंडेंसी का है। सारा मसला किसका है भाई? इंडिपेंडेंसी का। आप किसी बंदे को एज एन ऑडिटर क्या करना चाहते हैं? अपॉइंट, लेकिन उस बंदे का रिश्तेदार आपकी कंपनी में कौन है? डायरेक्टर या की मैनेजरियल पर्सनल। नहीं कर सकते आप उसे अपॉइंट, बात खत्म हो जाती है, क्लॉज एफ भी खत्म हो जाता है। केस स्टडी देख लो भाई। हाँ जी, केस स्टडी देखो, मजेदार है। कंपनी कौन है? ए लिमिटेड। प्रपोज्ड ऑडिटर कौन है? मिस्टर एक्स। और जो मिस्टर एक्स के जो फादर हैं वो मैनेजर है कहाँ पर? बी लिमिटेड में, जो ए लिमिटेड की होल्डिंग है। क्या मिस्टर एक्स को ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं ए लिमिटेड का? कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं, क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन तो तब अट्रैक्ट होती जब फादर एक ए लिमिटेड के अंदर ही क्या होते?
यानी इस केस स्टडी से इतनी सिंपल केस स्टडी बनाने की ज़रूरत नहीं थी। मसला सारा यहाँ क्या था कि यहाँ पर ग्रुप कंपनी कवर नहीं होती। आपके फादर उस कंपनी में नहीं होने चाहिए जिस कंपनी में आपको ऑडिटर अपॉइंट किया जा रहा है। समझ में आती है बात, ये नहीं आती? उसकी होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट में हो सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं हम क्लॉज जी पे, और ये पॉइंट सच में ही जी है, ठीक है? हाँ जी, तो हम क्या कह रहे थे, अब इसको पढ़ने के लिए थोड़ी सी हिम्मत चाहिए होगी हमें, और उसके लिए हम बेहतर है नेक्स्ट क्लास का इंतज़ार करें, है ना? चलो, थैंक यू सो मच।